नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के हिंदी विषय की प्रश्नोत्तरी इकाई 5 आधुनिक काल चल रही है और 200 प्रश्न हो चुके हैं। उसके आगे हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगला 201वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो महाकाव्य है क्या, प्रबंध काव्य है या खंड काव्य है? तो इसमें से उत्तर होगा खंड काव्य है। जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। किसी महाकाव्य के आंशिक रूप का अनुसरण करने वाली विधा को खंड काव्य कहलाती है, खंड काव्य कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध में महाभारत के अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध किए जाने की घटना का वर्णन है, अतः ये एक खंड काव्य है। एक ही घटना का वर्णन है ना, इसलिए खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती कमलिनी, कुल बल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है, परिप्रवास से है। प्रथम 4 पंक्तियां हैं। 1914 में ये रचित है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य है, प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया है? तो ब्रजभाषा को। ब्रजभाषा उनसे पहले बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी, लेकिन द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने में अपना काफ़ी योगदान दिया था। फोर्ट विलियम कॉलेज भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा समकालीन साहित्यकारों के अथक प्रयास से भारतेंदु युग तक खड़ी बोली गद्य भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी थी, परंतु कविता की भाषा अब भी ब्रजभाषा ही बनी रही, जिसके लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के अपने संपादकत्व में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में सफल रहे। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? प्रश्न है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है। राष्ट्र कवि गुप्त जी के द्वारा लिखे गए काव्य ग्रंथ हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिया आदि। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बावई गांव में हुआ था, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जी भी हैं ऑप्शन में, विकल्प में, इसलिए उनके बारे में भी बताया गया है। सुभद्रा कुमारी का जन्म प्रयाग के निहालपुर गांव में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा के कोसानी गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिएगा। प्रिय प्रवास किसका लिखा हुआ है? हरिऔध का लिखा हुआ है। रंग में भंग जो है मैथिली शरण गुप्त का है। मृत्युंजय जो है राय देवी प्रसाद पूर्ण का है और पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी का है। उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रिय प्रवास 1914, साकेत 1931, तुलसीदास जो है निराला की रचना थी 1938 और कृष्णायन 1943 द्वारिका प्रसाद द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। यह प्रश्न है। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो मैथिली शरण गुप्त ने यह कहा है। मैथिली शरण गुप्त की कृतियां हैं भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा, झनकार, जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर इत्यादि। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, सुमन, काव्यकुब्ज, अबला विलाप। काव्य मंजूषा, सुमन, काव्यकुब्ज, अबला विलाप और अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदही वनवास इत्यादि। सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं अनाथ, मौर्य विजय, विषाद, आद्रा, पाथेय, बाबू, मृणमयी इत्यादि। सियाराम शरण गुप्त की मृणमयी, मौर्य विजय और विषाद पूछे जाते हैं, पाथेय भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, वैदही वनवास के लेखक कौन हैं? तो वैदही वनवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इनकी अन्य रचना भी हैं। प्रिय प्रवास कृष्ण के आधार पर है, कृष्ण के बचपन
से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की रचना है। पद्म प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास इत्यादि। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा कब तक मानी गई है? तो आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग की काल सीमा मानी गई है 1900 से 1918, ये नगेंद्र ने मानी है। बाकी 1893 से 1918 रामचंद्र शुक्ल ने मानी है, याद रखिएगा। इसका नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ था। जागरण सुधार काल भी कहा गया है। किसने कहा है? नगेंद्र ने कहा है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल सनेही इस काल के प्रमुख कवि हैं। इनमें से अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही। बाकी जो हैं अलग अलग काल के रचनाकार हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध एवं राधा कृष्ण दास जो हैं भारतेंदु युग के, और गया प्रसाद शुक्ल सनेही द्विवेदी युग के कवि हैं। जबकि जसवंत सिंह जो हैं रीतिकाल के कवि हैं, उन्होंने भाषा भूषण लिखा था, आपको याद हो तो। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे हैं। इन्हें आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक भी स्वीकार किया है। कानन कुसुम, पूजा फूल इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। रस कलश किसकी रचना है? अगला प्रश्न है, रस कलश किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। बाकी जो विकल्पों में दिए गए हैं उनके बारे में भी लिखा गया है। गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की रचना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। और प्रेम पच्चीसी जो है गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? तो प्रबंधकार के रूप में देखने को मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग प्रकार का प्रश्न है, याद रखिएगा। कठिन प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक प्रबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। आधुनिक युग में प्रबंध काव्य का विलोपमान परंपरा के संरक्षक मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। ये डिटेल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आधुनिक युग में प्रबंध काव्य की विलोपमान परंपरा के संरक्षक किसे माना जाता है? ये प्रश्न बन सकता है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी रचनाएं हैं, रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झनकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, पंचवटी, हिडम्बा आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो यशोधरा है, साकेत है, विष्णुप्रिया है, लेकिन पंचवटी नहीं है। पंचवटी यशोधरा में महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन नायिका के रूप में मिलता है। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन नायिका रूप में मिलता है। और विष्णुप्रिया में पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया के नायिका रूप का वर्णन है। विष्णुप्रिया का विषय पूछ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पंचवटी नायक प्रधान कहानी है जिसके नायक लक्ष्मण हैं। अगला प्रश्न है, रंग में भंग नामक कृति के रचयिता कौन हैं? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, किसान, सिद्धराज, प्रलासी का युद्ध, जयद्रथ वध, पंचवटी इत्यादि। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? नवम सर्ग है। यह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे। साकेत रामकथा पर आधारित महाकाव्य है जिसमें नवम सर्ग उर्मिला के विरह वर्णन का बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह उनकी मौलिक उद्भावना है क्योंकि उर्मिला रामकथा की उपेक्षित पात्र रही हैं। 8वें सर्ग में कैकेयी का पश्चाताप दिखाकर भी गुप्त जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। 8वां सर्ग के बारे में कभी पूछें तो ये याद रखिएगा कि कैकेयी का पश्चाताप है। गुप्त जी ने लगभग 40 कृतियाँ लिखी हैं। जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। तो चोखे चौपदे हैं। बाकी पथिक तो जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, नहीं, पथिक है रामनरेश त्रिपाठी की रचना।
कनुप्रिया किसकी है? धर्मवीर भारती की है। और वासवदत्ता सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जय भारत, झनकार, द्वापर, जयद्रथ आदि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? भारत भावना, राष्ट्रीय भावना प्रस्तुत है। भारत भारती में राष्ट्रीय भावना पूर्णतः मुखरित हुई है। अगला प्रश्न है, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? रत्नाकर कृत गंगावतरण रोला छंद में लिखा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनकी अन्य रचनाएं हैं कौन की? जगन्नाथ दास रत्नाकर, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कालकाशी। रत्नाकर जी ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे एंड क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल के गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? तो मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं में भक्त सूरदास की भांति गृहस्थ जीवन का सुंदर वर्णन किया है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं में सामाजिक जागरूकता, राष्ट्रीय चेतना और नैतिक मूल्यों पर बल दिया है। भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ, साकेत, यशोधरा, झनकार, जय भारत एवं विष्णुप्रिया गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास, चौबते चौबते, वैदेही वनवास, रस कलश आदि अजय सिंह उपाध्याय हरिऔध की, और गंगावतरण, उद्धव शतक, गंगा लहरी आदि जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है? तो द्विवेदी युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है। इसका श्रेय पूरी तरह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं सरस्वती पत्रिका को जाता है। द्विवेदी जी बर्तनी शुद्धता, उचित शब्दों, विराम चिन्हों के प्रयोग इत्यादि पर विशेष जोर देते थे। भारतेंदु युग को नवजागरण का युग माना जाता है। यह गद्य के विकास का काल माना जाता है। प्रायः सभी आधुनिक का गद्य विधाओं का विकास इसी काल में होता है। हिंदी कविता में मुक्तक छंद का प्रवेश छायावाद की प्रमुख देन है। हिंदी कविता में मुक्तक छंद का प्रवेश छायावाद की प्रमुख देन है। परंपरा से हटकर नए भावबोधों का प्रकाशन प्रगतिवाद की प्रमुख उपलब्धि है। इस पर मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव है। किसान के रचनाकार कौन हैं? किसान के रचनाकार कौन हैं? किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ भट्ट, विकट भट्ट, प्लासी का युद्ध, गुरुकुल, साकेत, पंचवटी, सिद्धराज और यशोधरा। द्विवेदी युगीन साहित्यकार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखे गए प्रबंध काव्य हैं भारत भारती, जयद्रथ, झनकार, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया, अनघ आदि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। 1912 में प्रकाशित भारत भारती कृति में गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना मुखरित हुई। साकेत रामकथा पर आधारित महाकाव्य है तथा यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित है। अगला प्रश्न है, साकेत के कितने सर्ग हैं? साकेत में 12 सर्ग हैं। साकेत में 12 सर्ग हैं। रामकथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है। इसमें रामकथा में उपेक्षित नारी पात्रों को प्रमुखता प्रदान की गई है। विशेषकर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का त्याग दर्शाया गया है। गुप्त जी की अन्य कृतियां हैं रंग में भंग, जयद्रथ पद, किसान, विकट भट्ट, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, वेतालिक, पंचवटी इत्यादि। अगला प्रश्न है, क्षत्रिय उठो, अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं, भारत भारती से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, प्रिय की सुधि से ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना से ली गई हैं।
राम नरेश त्रिपाठी की अन्य रचनाएं हैं मिलन पथिक मानसी स्वप्न कविता कौमुदी इत्यादि। मिलन पथिक मानसी स्वप्न कविता कौमुदी। अगला प्रश्न है हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विचार किया। सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन लगभग 17 वर्ष किया है, 1903 से 1920 तक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। काव्य पंक्तियाँ किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? जयद्रथ भट्ट से उद्धृत हैं। अगला प्रश्न है हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं। सभी बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं, भारत भारती से ली गई हैं। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा और विष्णुप्रिया। जयद्रथ वध 1910, पंचवटी 25, यशोधरा 32 और विष्णुप्रिया 1957। विष्णुप्रिया में अभी हमने पढ़ा था, याद हो तो, महाप्रभु चैतन्य की पत्नी विष्णुप्रिया को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन साहित्यकार काव्य में नहीं है? द्विवेदी युगीन काव्य में कौन सी विशेषता नहीं है? तो इतिवृत्तात्मकता है, सुधारवाद है, काव्य के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा है, लेकिन स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति नहीं है। स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न है भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई थी। इनकी अन्य रचनाएं हैं जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, रंग में भंग आदि। अगला टॉपिक है छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद। हालावाद से सब जानते हैं, बच्चन, हरिवंश राय बच्चन का द्वारा लिखा गया प्रवर्तित किया गया वाद है। छायावाद के बारे में पढ़ लेते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से एक कौन सा नहीं है? तो अज्ञेय नहीं है, ये प्रयोगवाद के स्तंभ रहे हैं, इसलिए ये नहीं है। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी छायावाद के 4 स्तंभ रहे हैं। अगला प्रश्न है अज्ञेय ने तार सप्तक भूमिका में कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया था। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ था। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा का राम मानव अधिक है, ईश्वर कम। तो ये रामचरितमानस के ऊपर नहीं है, ये कृतवास रामायण बांग्ला ग्रंथ है, कृतवास रामायण उस पर आधारित है। इसकी वस्तु जो कथानक जो है वो कृतवास रामायण पर आधारित है। उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न है कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। ये पंक्तियाँ कामायनी के संदर्भ में ये कथन गजानन माधव मुक्तिबोध है। कामायनी एक पुनर्विचार इन्होंने लिखा भी था। हिंदी भाषा का एक महाकाव्य जिसके रचयिता जय शंकर प्रसाद हैं। आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी का यह अंतिम काव्य रचना 1935 में प्रकाशित हुई थी। इसमें 15 सर्ग हैं। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता, अंतिम सर्ग आनंद है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियाँ उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे एक कंपोजिशन कहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। तो मित्रों अगला प्रश्न है हृदय की अनुकृति वाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हों सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत है। यह हृदय की उदात्तता का वर्णन है, देह यष्टि का वर्णन है, मादकता का भी वर्णन है, परंतु मनु के सौंदर्य का वर्णन नहीं है।
हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हों सौरभ संयुक्त। यह कामायनी से उद्धृत है। यह अलग ही स्टाइल में है, आप लोगों को भी आराम से समझ में आ जाएगा जब आप कामायनी पढ़ लेंगे। तो यह कामायनी से उद्धृत है। इस काव्य पंक्ति में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ऐसा गलत है। श्रद्धा आंतरिक रूप से जितनी उदार, भावुक, कोमल हृदय की थी, उसका बाह्य रूप भी वैसा ही था। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। उसने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी में लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक 1906 ईस्वी भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। सावन पंचक 1906 भारतेंदु पत्रिका, और उपनाम क्या था जयशंकर प्रसाद का? कलाधर। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो झरना में संकलित है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद का प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। इसमें प्रधान रस शांत है तथा इसका मुख्य छंद ताटंक है। अगला प्रश्न है, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम, के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या क्या है? तो ये अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना इसकी अनुपयुक्त व्याख्या है। बाकी सही है। मुस्कान का बिंब पर अंकन, श्रद्धा, सौंदर्य वर्णन और गेयता। उपर्युक्त का पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ में श्रद्धा के रूप का सौंदर्य का वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से किया गया है। श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि श्रद्धा के सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा है जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्ज्वल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी आध्यात्मवादी चेतना है। कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की एक गौरवमयी उपलब्धि है। जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक उर्वशी है। यह एक चंपू काव्य है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामबिलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? तो तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार तत्व माना है रामबिलास शर्मा ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को 1897 से 1962 उनका जन्म और मृत्यु का समय है, को हिंदी के मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी का जातीय छंद निराला ने कवित्व को कहा है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतकुंज, सांध्य काकली। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों के मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। निराला कृत सरोज स्मृति 1935 ईस्वी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना जाता है। सरोज स्मृति शोकगीत के रूप में प्रसिद्ध है। निराला छायावाद के शलाका पुरुष भी हैं। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? तो वो अनामिका संकलन में है। मूलतः अनामिका संकलन, जिसका प्रकाशन 1938 में हुआ था।
राम की शक्ति पूजा का समय 1936 है और वो अनामिका संग्रह में उसके द्वितीय संस्करण में संकलित है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है 1923 प्रथम संस्करण तथा अंतिम काव्य संग्रह सांध्यकाकली है 1969। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 तथा अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। निरालाकृत अनामिका 1938 में संकलित संपूर्ण कविताएं निम्नलिखित हैं। सरोज स्मृति, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा तोड़ती पत्थर, सच है। निराला के भक्ति भाव से पूर्ण गीत अणिमा में संकलित हैं। ये भी एक प्रश्न बन सकता है। निराला के भक्ति भाव से पूर्ण गीत किस संकलन में संकलित हैं? परिमल में संकलित कविताएं निम्नलिखित हैं। अधिवास, जूही की कली, बादल राग, संध्या सुंदरी, विधवा, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग। निरालाकृत तुलसीदास 1938 ईस्वी 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। तुलसीदास 101 छंदों में रचित खंड काव्य है जिसका 1938 में प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है। सूर्य के अस्त होने का वर्णन, राम के निर्बल होने का वर्णन, दग्धाक्षर रा का प्रयोग और लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। ये गलत है, डी इसका उत्तर हुआ। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति में लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत असंगत व्याख्या है। शेष विकल्प जो हैं वो न्याय संगत हैं। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है। राम की शक्ति पूजा कविता निराला और छायावाद की अन्यतम उपलब्धि है। निराला के काव्य ग्रंथ अर्चना, आराधना तथा गीत पुंज में गेय तत्व की प्रधानता मानी जाती है। दलितों के दुख, पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन नए पत्ते काव्य संग्रह में हुआ है। निराला की कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आदि प्रगतिवादी भावधारा की कविताएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह गलत है। यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, सही है। और इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है। अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। शेष स्वच्छंदतावादी साहित्य की विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का अवरोही क्रम में प्रकाशन वर्ष देखना है। अवरोही, आरोही नहीं, यह अलग प्रकार का प्रश्न है। अवरोही पर ध्यान देना है इसको। तो उत्तर होगा सांध्य गीत, नीरजा, रश्मि, निहार, नीर, निशा। ये याद रखिएगा, महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। नीर निशा 1930, रश्मि 1932, 1935 में नीरजा और 1936 में सांध्य गीत था। इसको ऐसे करके याद करिएगा, नीर निशा। यह चारों संकलित हुए थे एक रचना में महादेवी जी की, जिसका नाम यामा था। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 15 सर्गों की संख्या है, उनको पढ़ लेते हैं हम। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। चिंता से आनंद तक की अनुभूति का ग्रंथ है कामायनी, महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक। यह निर्मोक से अभिप्राय क्या है? निर्मोक का अर्थ है सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली। बाकी असंगत हैं। निर्मोक का अर्थ है सांप के शरीर पर लिपटी हुई केंचुली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में किसका संबंध रामधारी दिनकर से है? तो
कामाध्यात्म की समस्या ये है। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ भी है, क्योंकि उन्होंने एक रचना लिखी है। कौन सी लिखी है? वो परशुराम की प्रतीक्षा लिखी है। और युद्ध दर्शन तो उन्होंने बहुत अच्छे से ही लिखा है, तो और सुधारवाद नहीं है। तो उत्तर हुआ ABC, ये B ऑप्शन में है। उर्वशी में कामाध्यात्म की समस्या थी। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ था, परशुराम की प्रतीक्षा में। और युद्ध दर्शन में तो उन्होंने महारत हासिल करी थी। कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मिरथी आदि इनकी रचनाएं हैं। कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मिरथी युद्ध दर्शन पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? यह दिनकर ने लिखा है। संस्कृति के 4 अध्याय हर हिंदी के विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। दिनकर इसके लेखक हैं। इनके अन्य ग्रंथ हैं काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, शुद्ध कविता की खोज। रामविलास शर्मा के ग्रंथ हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा। इनके 3 महापुरुषों के ऊपर लेख हैं, ग्रंथ हैं, प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, पूछा जाता है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। शांतिप्रिय द्विवेदी के ग्रंथ हैं कवि और काव्य, साहित्य की जीवन यात्रा, संचारिणी, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, साकल्य, व्रत और विकास। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? तो भीष्म और युधिष्ठिर का उन्होंने आलंबन लिया है और महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है। भीष्म और युधिष्ठिर के विषय को उन्होंने लिया है। आलंबन विषय को लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न की कृति में उपस्थित किया। कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य है कि अधर्म पाप के नाश व शांति प्राप्ति हेतु यदि आवश्यकता हो तो युद्ध का सहारा भी लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति में किस संदर्भ में कहा गया है? आत्मा का संग्राम आत्मा से, देह का संग्राम देह से जीता जाता है। यह कुरुक्षेत्र के संदर्भ में कहा गया है। कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से धर्म रक्षा हेतु युद्ध की आवश्यकता को सिद्ध किया गया है। अगला प्रश्न है, इन पंक्तियों में ये पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं? प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं? इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। यह कहाँ से, किस ग्रंथ से ली गई, किस रचना से ली गई हैं? तो ये कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। अन्य दी गई रचनाएं सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा निराला की हैं तथा कामायनी जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला प्रश्न है, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, यह मुक्त आशंकाओं से जीवन। क्षमा कीजिए, पुनः पढ़ते हैं। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। यह पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं? यह पंक्तियाँ भी कुरुक्षेत्र से ली गई हैं, जो कि रामधारी सिंह दिनकर कृत रचना है। और यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आगे से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद।